सभी बच्चों को नमस्कार। हमने चैप्टर नंबर 3 जो है जनसंख्या संगठन उसके बारे में जानकारी ली। आज उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न अपन करते हैं। आपने क्या सीखा, ये दोनों बातें इससे अब जुड़ने वाली हैं। बड़े बिंदास अंदाज में आपने इस चैप्टर को चालू किया था। आज क्वेश्चन आंसर में भी देखते हैं कि आपका अंदाज वही बरकरार है या नहीं। तो चलिए चालू करते हैं। लेसन नंबर 4 का ये पार्ट 4 है, जनसंख्या संगठन। और हमारी पाठ्य पुस्तक में से किस तरह के सवाल बोर्ड की परीक्षा के लिए या अभ्यास के लिए दिए गए हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। अभ्यास प्रश्न पे चर्चा करने से पहले हमने बहुत सारी जानकारी ली। सबसे पहले ये देखा कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि जनसंख्या संगठन को परिभाषित कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनकी अपन जानकारी लेते हैं। फिर हमने देखा किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या, फिर उनका लिंगानुपात, फिर उनकी आयु संरचना, लिंग आयु पिरामिड, व्यावसायिक संरचना, बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। कौन कौन से सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं उस पर अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसमें हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को कम किया। हमने वहाँ बहुत सारी जानकारी ली कि किसी भी प्रदेश का लिंगानुपात कम कैसे होता है। तो आपने कहा था कि जिस समाज में या जिस क्षेत्र में स्त्रियां महिलाओं के प्रतिकूल या परिस्थितियां महिलाओं के प्रतिकूल बनती हैं, ऑटोमेटिक वहाँ का लिंगानुपात जो है वो कम हो जाता है। लिंगानुपात को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सारी जानकारी हमने पढ़ी। हमने ये भी कहा था कि कार्यशील जनसंख्या का जो प्रवास है वो भी किसी प्रदेश की जनसंख्या को कम या अधिक कर सकता है। वहाँ हमने नोट भी किया था कि संयुक्त अरब अमीरात की लिंगानुपात जो है वो कम क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ कार्यशील जनसंख्या का क्या हो गया था, आप्रवास यानी प्रवास हो गया था। ऐसी जानकारी हमने वहाँ पर पढ़ी। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को कम किया है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी किसी भी प्रदेश में रोजगार के लिए कार्यशील जनसंख्या का जो प्रवास है उसके कारण लिंगानुपात में परिवर्तन आया। पुरुषों की उच्च जन्म दर किसी भी प्रदेश के लिंगानुपात को कम या अधिक करती है। स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों की उच्च उत्प्रवास। तो ये जो 4 फैक्टर हमें दिए गए हैं संयुक्त अरब अमीरात के लिए, इन 4 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर लगेगा। तो जब हमने थ्योरी की थी उस समय हमने देखा था विशेषली संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ पर हमने पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित जानकारी ली। और पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित जानकारी में हमने देखा था कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का वहाँ चयनित क्या हुआ था, प्रवास यानी आप्रवास हुआ था। तो प्रति 100 या प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या ऑटोमेटिक क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और महिलाओं की संख्या के ऊपर पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है उसको लिंगानुपात हमने कहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम क्यों हुआ। तो ये हम पहले थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ कार्यशील जनसंख्या का चयनित क्या हो गया, प्रवास हो गया। यानी पुरुषों की संख्या वो ज़्यादा हो गई और महिलाओं की संख्या क्या रह गई, कम। तो वहाँ का लिंगानुपात ऑटोमेटिक कम हो गया। प्रवास याद रखना, यहाँ पर प्रवास जो है वो कैसा होना चाहिए, स्थायी। ये बातें भी हमने पढ़ी थी कि प्रवास कैसा होना चाहिए, स्थायी। तो संयुक्त अरब अमीरात के लिए ये फैक्टर जो है ये ज़्यादा कारगर होता है कि वहाँ लिंगानुपात कमी का जो मुख्य कारण देखा गया वो ये था कि वहाँ की जो पुरुष कार्यशील जनसंख्या या उस प्रदेश में पुरुष कार्यशील जनसंख्या है उसका क्या हो गया, प्रवास हो गया। और इसमें भी मेनली आप्रवास हुआ। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमें वही आयु वर्ग बताना है जिसकी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में आती है। आयु संरचना में हमने 3 फैक्टर देखे थे। बाल आयु वर्ग आपने कहा था 0 से 14 वर्ष, फिर आपने कहा 15 से 59 युवा वर्ग में शामिल किया था, और 60 प्लस वालों को आपने वृद्धावस्था में शामिल किया था। वहाँ आपने बताया था जो युवा वर्ग है वही कार्यशील वर्ग है, यानी 15 से 59 साल की जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग या कार्यशील आयु वर्ग में शामिल की जाती है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, कन्फ्यूजन पैदा ही नहीं करना। ऑप्शन में देखो आप 0 से 65 है, ये हमने नहीं देखा।
15 से 66 भी नहीं देखा, 15 से 64 भी नहीं देखा, तो हमने देखा था 15 से 59 वर्ष जो है वो किस में शामिल है, कार्यशील आयु वर्ग। थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखना है कि हमने 3 वर्ग बनाए। पहले बाल आयु वर्ग हमने बनाया, आपने 0 से 14 आयु वर्ग के इसके अंदर शामिल किए थे। फिर आपने युवा आयु वर्ग देखा, इसमें आपने 15 से 59 साल की जनसंख्या शामिल की। फिर आपने वर्ध आयु वर्ग देखा और इसने आपने कहा था जिनकी आयु 60 प्लस है यानी 60 प्लस है वो इसके अंदर शामिल है। फिर आपने ये भी कहा था युवा वर्ग जो है वो होता है कार्यशील जनसंख्या, जबकि ये दोनों जो है ये और ये दोनों कैसी जनसंख्या आपने बताई थी जब हमने थ्योरी पढ़ी, उस समय आपने कहा था ये कैसी जनसंख्या है, आश्रित। तो इसमें हमें सवाल केवल युवा वर्ग से पूछा गया, तो हमने यहाँ पर जवाब दिया 15 से 59 वर्ष। तो इसका ऑप्शन जो है ये वाला सही बैठता है। 15 से 59 वर्ष जो है वो किसी भी प्रदेश की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करते। उसके बाद तीसरा जो ऑब्जेक्टिव सवाल हमसे पूछा गया वो है निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। हमने विश्व का औसत लिंगानुपात भी देखा, हमने सर्वाधिक लिंगानुपात की भी परिचर्चा की थी, हमने भारत के लिंगानुपात की भी बात की थी जो आपने कहा था 943 है। उसके बाद आपने राजस्थान की भी लिंगानुपात की बात की थी। ये बहुत सारी जानकारियाँ हमने थ्योरी लिखते समय लिखी थी। आपने वहाँ पर लेटविया नाम लिखा था कि लेटविया का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है पूरे विश्व में। लेटविया का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखना। लेटविया का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बताया था आपने, और संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात आपने सबसे कम बताया था, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर कुछ डाटा भी आपने लिखे थे, थोड़ा याद करो। 100 महिलाओं पर 102 पुरुष, ये आपने विश्व का औसत देखा था। लेटविया का आपने देखा था 85 पुरुष 100 महिलाओं के ऊपर। फिर आपने कहा था संयुक्त अरब अमीरात तो 311 पुरुष आपने प्रति 100 महिलाओं पर देखी थी। तो ये सामान्य सी एक जानकारी हमने ली कि विश्व में औसत लिंगानुपात 102 पुरुष हैं प्रति 100 महिलाओं पर, लेटविया में 85 है और वहीं संयुक्त अरब अमीरात में 311 है। और इसका रीज़न भी आपने बताया था कि यहाँ पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित क्या हुआ था, प्रवास। तो ये सारी जानकारी हमने ऑब्जेक्टिव में देखी। उसके बाद अगला जो सवाल बनता है वो 30 शब्दों वाला सवाल बनता है, जिसमें आपको आंसर देने 30 शब्दों में। और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट फर्स्ट है। हमसे पूछा गया जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, यानी किसी भी प्रदेश की जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो याद करो, ये जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो शुरुआत में हमने कहा था जनसंख्या संगठन क्या होता है, इसकी जानकारी अपन लेंगे। तो याद करो, हमने 2 प्रदेशों की जननांग की विशेषताओं की तुलना की थी और उन सब जननांग की विशेषताओं को सामूहिक रूप से हम जनसंख्या संगठन के अंदर शामिल करते हैं। तो कौन कौन से घटक हमने जनसंख्या संगठन के लिए थे वो सारे अपन यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी प्रदेश की स्त्री पुरुष की संख्या क्या है, किसी भी प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है, किसी भी प्रदेश की आयु वर्ग संरचना क्या है, किसी भी प्रदेश की व्यावसायिक संरचना क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, जीवन जीने की जो प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा है वो क्या है, आवास किस तरह से है और किसी प्रदेश से वो किस तरह से भिन्नता रखते हैं। इनका सामूहिक अध्ययन जो है वो हम किस में करेंगे, जनसंख्या संगठन में। तो यहाँ से हमें छोटी सी परिभाषा देनी है, या यूँ कहे समझने के लिए हम ये कहेंगे जननांकीय विशेषताओं का सामूहिक रूप से विश्लेषण जो है वो जनसंख्या संगठन में करेंगे और साथ में यहाँ दूसरे प्रदेश से तुलना भी करेंगे। तो किस तरह से आप लिखें ताकि आपको बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त हों, तो आप ऐसे लिखेंगे, किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, स्त्री पुरुष की संख्या, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना, व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा तथा आवास के आधार पर वो दूसरे से किस प्रकार विशिष्ट जननांग की विशेषताएं रखते हैं, उनको सामूहिक रूप से हम जनसंख्या संगठन में शामिल करते हैं। हालांकि परिभाषा थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सारे कारक इसके अंदर समाहित कर लिए हैं जो जनसंख्या संगठन को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह का सवाल हमें लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे, किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या, लिंग अनुपात,
आयु, वर्ग संरचना, व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा तथा आवास के आधार पर दूसरों से पृथक विशिष्ट जननांग की विशेषताओं को सामूहिक रूप से उस प्रदेश की जनसंख्या संगठन में शामिल करते हैं। तो ये था अपना सवाल प्रश्न नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने जनसंख्या संगठन की बात की। देखते हैं आगे वाला सवाल। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 30 शब्दों वाला, आयु संरचना का क्या महत्व है। तो देखिए, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी उस समय हमने कुछ बातें सीखी थी, थोड़ा याद करिए। आयु संरचना जैसे ही शब्द से परिचित है या शब्द से सीधा ही हमें पता चल रहा है कि विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की संख्या उस प्रदेश की आयु संरचना होती है। वहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि किसी प्रदेश की आयु संरचना कैसे निर्धारित की जाती है। तो आप लोगों ने कहा था किसी प्रदेश की आयु संरचना को अलग अलग वर्गों में रखकर इस बात को ध्यान में रखा जाता है, इस बात का पता लगाया जाता है कि उस प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है और उस प्रदेश की आश्रित जनसंख्या कितनी है। या यूँ कहें, किसी भी प्रदेश की विकास की जो परिचायक होती है वो उस प्रदेश की आयु संरचना को अपन कुछ हद तक मान सकते हैं। तो कैसे जवाब लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। आयु संरचना का महत्व जानने से पहले थोड़ा इसके शब्दों पर जाइए। विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की संख्या, एकदम बिंदास समझिए। विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, उस प्रदेश की आयु संरचना। अब ये मान ले, अगर अपन को आंसर लिखना होता तो केवल ये 2 बिंदु से ही काम चल जाता कि किसी प्रदेश के विकास की जो वास्तविक परिचायक होती है वो उस प्रदेश की आयु संरचना को अपन मान सकते हैं। प्रदेश की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में रखकर हम क्या पता लगाना चाहते हैं कि उस प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या, उस प्रदेश की आश्रित जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या व आश्रित जनसंख्या के अनुपात का जो निर्धारण है वो अपन आयु संरचना से कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, किसी प्रदेश की कार्यशील और आश्रित जनसंख्या को कैलकुलेट किया जाता है किसके आधार पर, आयु संरचना के आधार पर। तो ऐसा जवाब अपन वहां पर लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है उसमें हमसे पूछा गया कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, यानी किसी भी प्रदेश के लिंगानुपात को कैसे निर्धारित करते हैं। तो याद करिए, लिंगानुपात का मतलब होता है किसी भी प्रदेश में स्त्री पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है। फिर हमने कहा था कुछ प्रदेश या जो विकसित हैं वहाँ पुरुषों की जनसंख्या को महिलाओं की संख्या पर बताया जाता है, और भारत जैसे विकासशील देश हैं या अधिकतर देश हैं या सामान्य जो लिंगानुपात का फॉर्मूला होता है वहाँ पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की जनसंख्या को अपन व्यक्त करते हैं। तो क्या क्या अपन वहाँ लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं आप। तो कौन सी स्थिति यहाँ पर बनती है, तो लिंगानुपात वास्तव में क्या है। तो हमने कहा था प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या उस प्रदेश का लिंग अनुपात होती है। सामान्यतः ध्यान रखना, पुरुषों की जनसंख्या पर स्त्रियों की संख्या को व्यक्त किया जाता है, यानी लिंगानुपात का सामान्य फॉर्मूला यही है और अधिकतर अपन यही लेके चलेंगे। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या उस प्रदेश का लिंगानुपात है। सामान्यतः यही फॉर्मूला अपन काम में लेंगे और भारत में भी यही लागू होता है। प्रति 1000 पुरुष हैं तो गुणा 1000 करना है। ध्यान रखना, प्रतिशत वाला 100 यहाँ पर लागू नहीं, 1000 वाला। हाँ, 100 के ऊपर भी बता सकते हैं अपन, लेकिन इस फॉर्मूले में हम 1000 ही रखेंगे। विकसित प्रदेशों की अगर बात करें तो वहाँ प्रति 1000 पुरुषों की जगह स्त्री भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं, ये उस प्रदेश का लिंगानुपात भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति बनती है विकसित प्रदेशों में, या कुछ प्रदेशों में ऐसी परिस्थिति बनती है। तो यहाँ लिंगानुपात में नीचे स्त्रियों की संख्या आ जाएगी, ऊपर पुरुषों की संख्या आ जाएगी, गुणा 1000। तो ये फॉर्मूला अपन बनता है, लिंग अनुपात को डिसाइड करता है, यानी ऐसे हम किसी भी प्रदेश का लिंगानुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो सामान्यतः अपन यूँ कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुष अथवा प्रति 1000 महिलाओं पर स्त्रियों की संख्या अथवा पुरुषों की जनसंख्या किसी भी प्रदेश का लिंगानुपात निर्धारित करती है। तो ये 2 फॉर्मूले हमने यहाँ से देखे। इतना ही लिखना है हमें, क्योंकि हमें छोटा सवाल पूछा गया, लेकिन चलते चलते अपन थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि जब हमने
लिंगानुपात पढ़ा था तो आपने कहा था विश्व में लिंगानुपात को 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या से भी व्यक्त करते हैं और सामान्यतः ऐसे एग्जाम्पल हमारे बुक्स में लिखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू अपनी किताब के अनुसार अगर बात करें तो विश्व का औसत लिंगानुपात वहाँ बताया जाता है प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं, 102। सर्वाधिक आपने लेटविया का बताया था और कहा था कि 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या वहाँ पर 85 है, और न्यूनतम आपने संयुक्त अरब अमीरात का बताया कि वहाँ 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 311 है। और इसका कारण भी आपने वहाँ पर याद किया था कि वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या का क्या हुआ है, प्रवास। इस वजह से इस प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो कम हुआ है या घटा है। तो ये देखिए 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हमने पढ़े कि आयु संरचना का महत्व क्या है। तो किसी भी प्रदेश की कार्यशील और आश्रित जनसंख्या को निर्धारित किया जाता है इसके अनुसार। या फिर हमें ये पूछे लिंगानुपात कैसे मापते हैं, तो अपन बोलेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर या प्रति 1000 स्त्रियों पर महिलाओं की संख्या अथवा पुरुषों की संख्या उस प्रदेश के लिंगानुपात को व्यक्त करती है। ये सामान्य सी जानकारी हमने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़े वाले सवाल देखते हैं। हमारी किताब में 150 शब्दों वाले सवाल कौन से हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं बड़े वाले सवाल। तो बड़े वाले सवालों का जवाब हमें 150 शब्दों में देना है और किस तरह से बोर्ड परीक्षा में हमें लिखना पड़े या किस तरह से थोड़ा अपना अंदाज बदले कि सामने वाले से अपन नंबर प्राप्त कर सकें या उसको प्रभावित कर सकें या अपनी लेखन प्रक्रिया की छाप उसके ऊपर छोड़ सकें। ये सारी बातें हमें थोड़ा सा देखनी है। हालांकि अपना जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है, फिर भी इस थ्योरेटिकल पोर्शन को एक बढ़िया तरीके से लिखकर अपन अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए तो हमसे सवाल पूछा गया कि जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय संगठन को समझाइए या उनका वर्णन कीजिए। तो ये सारी जानकारी हमने पढ़ी थी जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। हमें किस तरह से लिखना है ये सारी बातें देखेंगे शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में। ग्रामीण नगरीय संगठन की अगर अपन चर्चा करते हैं तो किसी भी या विश्व स्तर पर देखें तो विश्व के अलग अलग देशों में ग्रामीण और नगरों की व्याख्या अलग अलग आधार पर की जाती है। यानी इनको मापने के मापदंड जो है वो विश्व के अनेक अलग अलग देशों में क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अपन थोड़ा सी लाइन को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से कि विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के निर्धारण के जो मापदंड है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब अपन यहाँ पर मापदंड देख लेते हैं कि कैसे डिसाइड करोगे ये ग्रामीण क्षेत्र है या ये नगरीय क्षेत्र है। तो थोड़ा सा अपन जनसंख्या को निवास के आधार पर अगर देख लें तो एक तरफ बोला जाता है कि ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र है, एक तरफ बोला जाता है ये नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसको किस तरह से अपन शॉर्ट शब्दावली में परिभाषित करें तो अगर देखें निवास, अगर अपन पहला बिंदु देख ले निवास, तो ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव में निवास करती है, जबकि नगरीय जनसंख्या का निवास नगरों में या शहरों में होता है। व्यवसाय या कौन से कार्यों से वो जुड़े हैं ये बात अगर देखें तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जो जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों में जुड़ी हुई होती है। और हमने प्राथमिक कार्यों की चर्चा की है कि प्राथमिक कार्य वो हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े हुए हैं, यानी उसमें बदलाव ना हो। यानी प्रत्यक्ष रूप से हम प्राकृतिक संसाधनों का जब यूज़ करते हैं तो वो जो कार्य हैं वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। यथा अगर अपन समझे तो कृषि कार्य, वानिकी, मत्स्य खनन, इस तरह के जो व्यवसाय हैं वो प्राथमिक कार्यों में आते हैं और वे व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या ये कहें ग्रामीण जनसंख्या इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। तो अपन ऐसा मान ले कि जहाँ की जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी है वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं। इसी तरह से अगर अपन देखें कि जहाँ जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो, या ये कहें जहाँ प्राथमिक की बजाय द्वितीयक और तृतीयक या चतुर्थक और पंचम व्यवसाय देखने को मिले वो प्रदेश, या ये कहें अपन जहाँ विनिर्माण, परिवहन सेवा, संचार, अनुसंधान, वैचारिक विकास के कार्यों से जुड़े लोग पाए जाते हों, वो जो प्रदेश है वो नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं।
तो फटाफट अपन अगर शॉर्ट में देखें कि गांव में निवास करने वाली जनसंख्या, जहां की जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से जुड़ी है, वो प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या वाले क्षेत्र में आएंगे या ग्रामीण प्रदेश कहलाएंगे। जहां प्राथमिक व्यवसाय के अलावा गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए लोग होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों में हम शामिल करते हैं। ऐसा सामान्य से अपन परिचय अपन लिख सकते हैं। अब अगर दोनों की अपन तुलना करें कि इस प्रदेश और इस प्रदेश में अगर अपन देखें, आवास आजीविका को देखें, दोनों का सामाजिक प्रवेश देखें, दोनों की आर्थिक क्रियाकलाप देखें या दोनों के जननांकीय लक्षणों को देखें, तो आप देखेंगे कि गांव में ये चीज़ें अलग होती हैं, शहरों में ये चीज़ें अलग होती हैं। यानी ये जो दोनों प्रदेश हैं, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, ये आजीविका, सामाजिक, आर्थिक और जननांकीय दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों में भिन्नता अपन देखें तो आयु, लिंग, संगठन के आधार पर भिन्नता गांव में कुछ अलग होती है, नगरों में कुछ अलग होती है। विश्व पटल पर अगर देखें तो इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में व्यावसायिक संरचना में भी भिन्नता आपको देखने को मिल सकती है। जनसंख्या घनत्व भी दोनों में अलग अलग होता है। विकास का स्तर गांव की बजाय नगरों में अच्छा होता है। रहन सहन की दशाएं गांव की बजाय नगरों में अच्छी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पृथक हैं। आजीविका के आधार पर, सामाजिक, आर्थिक और जननांकीय दशाओं के आधार पर ये दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। तो इसकी थ्योरी में अपन ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं। और आगे किस तरह से लिखोगे कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के अलग अलग देशों के अलग अलग जो हैं व्यू हैं। जैसे अगर अपन बात करें यूरोप में, तो यूरोप महाद्वीप में नगरीय क्षेत्र होते हैं वो 2500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाते हैं। जबकि अपन भारत में एक दृष्टि डालें तो भारत में किसी भी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए वहाँ जनसंख्या 5000 से अधिक होती है। तो हमने ये चीज़ें पहले ही लिखी हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में नगरीय जनसंख्या को व्यक्त करने की जो मापदंड है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे यूरोप में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र हो सकते हैं, जबकि भारत में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में शामिल करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी अपन और भी लिख सकते हैं कि अगर विकसित देशों की तुलना विकासशील देशों में करें या जापान की तुलना भारत से करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूं कि विकसित देश जो भी हैं वहाँ गांव में पुरुष जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। यानी जापान में गांव में जनसंख्या जो है वो पुरुषों की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर जो व्यावसायिक कृषि होती है या गहन कृषि होती है, और वो गहन कृषि जो है वो पुरुष प्रधान है। यानी वहाँ पर अधिकांश पुरुष जनसंख्या ही खेती वाले कार्य करती है या कृषि कार्य करती है विकसित देशों में। जबकि जापान के जो शहरी क्षेत्र है उसमें महिला जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलेगी। इसका कारण ये हो सकता है कि वहाँ शहरों के अंदर महिलाओं के लिए सुलभ जो है रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, या सामाजिक बुराइयां क्या होती हैं, कम होती हैं, या फिर वहाँ पर उच्च शिक्षा का स्तर पाया जाता है। और ये जो लेवल है सामाजिक बुराइयों का कम होना, उच्च शिक्षा स्तर, सुलभ रोजगार अवसर, ये सारी जो बातें हैं ये विकसित देशों में महिलाओं को शहरों की तरफ आकर्षित करती हैं। वहीं अगर अपन विकासशील देशों की बातें आगे करेंगे तो अपन वहाँ देखेंगे कि गाँव में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है जबकि शहरों में पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। यानी विकासशील देशों में पुरुषों का शहरों की तरफ क्या हो गया, पलायन, जबकि महिलाएं केवल गाँवों तक सीमित हो गई। इसका भी कारण अपन नोट करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट वाइज अपन इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यानी ग्रामीण और नगरीय संगठन को किस तरह से परिभाषित करते हैं। इसके आगे क्या देखेंगे अपन, विकसित देशों के साथ साथ अपन विकासशील देशों पर अगर फोकस करें तो पता चलेगा गांव में महिला जनसंख्या अधिक होगी जबकि शहरों में पुरुष जनसंख्या अधिक होगी। उसका रीजन क्या है, ये सारी बातें अभी अपन देखते हैं। थोड़ा मैंने बताया था कि विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी अगर आप नज़र डालेंगे तो विश्व पटल पर विकासशील देश या फिर एशिया महाद्वीप के कुछ देश है जिसमें भारत को भी अगर शामिल कर लें तो वहाँ पर जब अपन दृष्टि डालते हैं तो नगरों में पुरुष जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि रोजगार के लिए या जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से या जीवन जीने के उच्च अवसर प्राप्त करने के लिए पुरुषों का गांवों से धीरे धीरे पलायन है वो शहरों की तरफ हो रहा है। इसलिए शहरों में पुरुष जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में ज़्यादातर देखने को मिलती है।
वहीं एशिया महाद्वीप में अगर गांवों में दृष्टि डालें तो वहां पर महिलाओं की जनसंख्या अधिक होती है। ऐसा कौन से फैक्टर जो है वो इन महिलाओं को नगरों की तरफ जाने से रोकते हैं, यानी इनके शहरी पलायन को रोकते हैं? तो इसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा फोकस कर लें कि महिलाओं के शहरों की तरफ पलायन को रोकने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इससे आप परिचित हैं क्योंकि आप आधार से जुड़े हुए कि ग्रामीण महिलाएं शहरों की तरफ क्यों नहीं जाना चाहती, या कौन से कारण हैं जो ग्रामीण महिलाओं को गांवों तक ही सीमित रखते हैं, शहरों की तरफ जाने से रोकते हैं। तो अपन देखेंगे कि विकसित देश जो विकासशील देश जो है वो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और महिलाओं की जो है वो कृषि के अंदर सहभागिता यहाँ क्या होती है, उच्च। इस कारण वो कृषि कार्यों में उलझ जाते हैं और शहरों की तरफ पलायन क्या है, कम करती हैं। और अगर फैक्टर अपन देखें कि महिलाओं के लिए शहरों के अंदर आवास की अल्पता पाई जाती है, इसलिए भी वो उधर पलायन नहीं करती। महिला सुरक्षा को अगर ध्यान में रखें तो वो भी विकसित देशों की बजाय विकासशील देशों में कम है, जो इन महिलाओं को शहरों की तरफ जाने से रोकती है। या ये कहें विकासशील देशों में पुरुष जनसंख्या को अधिक महत्व दिया जाता है रोजगार की दृष्टि से, तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी क्या है, कम है। रहन सहन में उच्च लागत, ये भी एक फैक्टर है जो महिलाओं को शहरों की तरफ जाने से रोकता है। तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो एशिया महाद्वीप या विकसित देशों में महिलाओं के पलायन को रोकते हैं? तो अपन यहाँ लिख सकते हैं महिलाओं की कृषि कार्यों में उच्च सहभागिता, आवासों में अल्पता, महिला सुरक्षा में कमी, या अपन कहें रोजगार के अवसरों में कमी, या ये कहें कि शहरों में रहने के लिए उच्च रहन सहन जो लागत है वो कहीं ना कहीं इन महिलाओं को शहरों की तरफ जाने से रोकती हैं। ये सारे बिंदु अगर देखें तो लास्ट में अपन एक लाइन ये लिख दें कि इस प्रकार जब अपन विश्व पटल पर देखते हैं, विश्व स्तर पर देखते हैं, तो ग्रामीण और नगरीय संगठन का जो है भिन्नता जो है वो व्यापक होती है, यानी वहाँ अलग अलग जगह पर ग्रामीण और नगरीय की परिभाषा क्या होती है, भिन्न भिन्न। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बेटा बड़े वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड प्रश्न नंबर 3 में पार्ट 2 जो है उसमें हमसे कौन सी जानकारी चाहिए या कौन सी जानकारी पूछी गई है, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठिए। इसमें क्या पूछा है कि विश्व के विभिन्न भागों में, यानी जब अपन विश्व पटल पर दृष्टि डालते हैं और वहाँ का आयु लिंग पिरामिड देखते हैं, तो उसमें हमें अलग अलग प्रदेशों में वो अलग अलग मिलता है, यानी उसमें क्या दिखाई देता है, असंतुलन। हमसे पूछा है इस असंतुलन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। पहला सवाल तो ये पूछा कि आयु लिंग अनुपात विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न है, उसका कारण बताइए। दूसरा एक पोर्शन और बनाए इस सवाल में कि व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए, यानी उत्तरदायी कारकों के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि किसी भी प्रदेश की व्यावसायिक संरचना क्या क्या है। तो यहाँ हमें कौन कौन से बिंदु देखने हैं या कैसे इसको लिखना है, तो इसको आंसर देते समय इसके अपन 2 पार्ट बना लेते हैं। पहले तो ये बना लें कि आयु लिंग के असंतुलन के लिए जिम्मेदार कारक, और एक अपन व्यावसायिक संरचना वाला पोर्शन बना लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए आयु लिंग संरचना, तो फटाफट याद करिए विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या, तो ये हम पढ़ चुके हैं। विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री व पुरुषों की संख्या वहाँ क्या कहलाती है, आयु लिंग संरचना। याद करो इस संरचना को हम प्रदर्शित करते हैं एक पिरामिड के द्वारा, उसको हम आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। तो इसका प्रदर्शन अपन करेंगे आयु लिंग पिरामिड। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो इस बात की हमने जानकारी ली कि आयु लिंग पिरामिड की आकृति अगर देखें तो किसी प्रदेश की जनसंख्या की हमें मिलेगी जननांकीय विशेषताएं। तो थोड़ा थोड़ा इसका परिचय लिख दें, क्योंकि 150 नंबर में हमें बहुत सारी थ्योरी शामिल करनी है, तो सारी चीज़ें ये जोड़ सकते हैं। तो मेरे साथ साथ थोड़ा सा देखिए आयु लिंग संरचना, यानी विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या। इसका प्रदर्शन करेंगे आयु लिंग पिरामिड से। वो पिरामिड की आकृति क्या बताएगी, किसी प्रदेश की जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं की वो क्या होगी, परिचायक। अब थोड़ा सा एक पॉइंट अपन ये भी लिख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न आयु वर्गों में लिंग अनुपात जो है वो अलग अलग दिखाई देता है, यानी उस पर असमानता पाई जाती है। विकसित देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अधिक है,
जबकि विकासशील देशों में उसका उल्टा होता है। यानी भारत जैसे विकासशील देश है वहाँ स्त्रियों की संख्या कम है, जबकि विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या क्या है, ज़्यादा। ये सारी बातें आप इसमें लिखकर थोड़ा थ्योरी को वाइड कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ की बात करें और उसमें सूचीबद्ध देश देखें तो उसमें सूचीबद्ध जो 139 देश हैं उनके ऊपर अगर दृष्टि डालते हैं तो उसमें 139 देशों में हम ये देखेंगे कि वहाँ लिंगानुपात अधिक है, यानी स्त्रियों के अनुकूल जो है लिंग अनुपात वहाँ देखने को मिलता है। जबकि यूएनओ के जो 72 देश हैं यानी 72 देश हैं, जब हम उन पे दृष्टि डालते हैं जो विकासशील श्रेणी में आते हैं या जो पिछड़ी हुई श्रेणी में आते हैं, वहाँ जब अपन दृष्टि डालते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या हमें कैसी दिखती है, कम। इसका मतलब अपन ये कह दें कि इन 139 देशों में अनुकूलन पाया जाता है, स्त्रियों की अनुकूलन, तब लिंगानुपात अधिक है। जबकि यहाँ स्त्रियों की प्रतिकूल दशाएं पाई जाती हैं, यानी यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हमें कम देखने को मिलती है। कौन से कारण हैं कि हमें ये सारे चीज़ें देखने को मिलती है, कहीं पर लिंगानुपात अधिक है और कहीं पर लिंगानुपात कम है? तो इन शॉर्ट अपन ये कह दें कि जिस प्रदेश की परिस्थितियाँ स्त्रियों के अनुकूल होती है उन प्रदेशों का लिंगानुपात सामान्यतः अधिक मिलेगा, और जहाँ परिस्थितियाँ महिलाओं के प्रतिकूल होती है वहाँ सामान्यतः लिंगानुपात क्या मिलेगा, कम। तो अपन 1 2 4 पॉइंट अपन बना के यहाँ पर लिख दें। पहले तो ये देख लें कि जहाँ पर लिंग भेद मिलेगा, मतलब ये कह दें पुत्र को पुत्री से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जहाँ पर ये मामला अनियंत्रित हो जाता है, यानी पुत्र को अधिक महत्व दिया जाए और पुत्री को कम महत्व दिया जाए, यानी अनियंत्रित लिंग भेद वाले जो प्रदेश होंगे वो ऑटोमेटिक ही स्त्रियों के खिलाफ हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन प्रदेशों में अनियंत्रित लिंग भेद पाया जाता है उन प्रदेशों में लिंग अनुपात जो है वो स्त्रियों के हमेशा ही क्या मिलेगा, प्रतिकूल। जबकि अगर जहाँ ये चीज़ कम मिलेगी वहाँ जो ये अनुपात है, लिंग अनुपात, ये स्त्रियों के क्या हो जाएगा, अनुकूल। दूसरा बिंदु अगर देखें कि जिन प्रदेशों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या या स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा ज़्यादा होती है, उन प्रदेशों के अंदर जो है प्रत्येक आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या अपन को क्या मिलेगी, कम। क्योंकि स्त्री भ्रूण हत्या के कारण, स्त्री शिशु हत्या के कारण और घरेलू हिंसाओं के कारण प्रति 1000 पुरुषों पर वहाँ महिलाओं की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये इस तरह की कुछ असामाजिक परिस्थितियाँ भी जो हैं वो महिलाओं की संख्या को कम करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तीसरा बिंदु अपन ये लिख दें कि जहाँ पर महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति जो है वो कमज़ोर हो यानी निम्न हो, या ये कहें जहाँ रोजगार के अंदर महिलाओं की अवहेलना की जाती हो या पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता हो, तो उन प्रदेशों में स्वतः ही लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के खिलाफ हो जाएगा, यानी वहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या मिलेंगी, कम। लास्ट में अगर अपन दृष्टि डालें तो जब हमने पढ़ा था ग्रामीण और नगरीय अनुपात तो वहाँ भी देखा था विकसित देशों में नगरों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है क्योंकि परिस्थितियाँ महिलाओं के अनुकूल बनती है। तो यहाँ भी अपन ये बात लिख सकते हैं कि विकसित देशों में अगर देखें विकासशील देशों की तुलना में तो लिंग अनुपात जो है वो महिलाओं के क्या होता है, अनुकूल होता है। यानी जितने भी विकसित देश है या विकसित महाद्वीप है उनमें लिंगानुपात हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा। क्यों मिलेगा ज़्यादा? क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हों वो महिलाओं की क्या होती हैं, अनुकूल। तो ये हमारा क्वेश्चन का एक पहला भाग था कि आयु लिंग में असंतुलन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो अपन ये 4 कारक देखेंगे कि जहाँ अनियंत्रित लिंग भेद पाया जाता है वो प्रदेश महिलाओं के प्रतिकूल होंगे, वहाँ लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी। जिन प्रदेशों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या या घरेलू हिंसा ज़्यादा होती है उन प्रदेशों का आयु लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या आपको कम मिलेगी अन्य प्रदेशों की तुलना में। अगर स्त्रियों की निम्न आर्थिक सामाजिक स्थिति है, रोजगारों उन्मुख स्थिति है, उन प्रदेशों में महिलाओं की संख्या ऑटोमेटिक पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी हो जाएगी। या विकसित देशों में महिलाओं का जो महिलाओं की जो परिस्थिति है विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में वो क्या है, श्रेष्ठ है, तो वहाँ लिंग अनुपात में स्त्रियों का जो संख्या है वो अधिक हो जाएगी, विकासशील देशों में ये संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो कहने का मतलब लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सारे कारक हम इसमें लिख सकते हैं, जो किसी भी प्रदेश के लिंगानुपात को कम या अधिक करते हैं वो सारे कारक।
अब हमारे यहाँ पर एक पोर्शन और रह गया कि व्यवसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो इसी का आंसर अपन पार्ट 2 बना लेते हैं कि व्यवसायिक संरचना में अपन कौन कौन सी जानकारी लिखेंगे। तो याद करो, व्यवसायिक संरचना का मतलब होता है कि किसी भी प्रदेश की व्यवसायिक परिस्थितियाँ कौन कौन से कार्यों में संलग्न होती हैं, उस आधार पर अपन क्या लिखेंगे। तो थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो बेटा इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उस पर थोड़ा सा अपन कैसे थ्योरी लिखें सेट करके, ताकि जो मार्किंग करने वाले सर हैं वो प्रभावित हों और हमें अच्छी मार्किंग मिले। तो व्यवसायिक संरचना पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो कौन से काम से जुड़ी हुई है या वो करती क्या है। तो जैसे हमने आयु संरचना पढ़ी थी कि किसी प्रदेश की आयु संरचना का मतलब होता है बाल आयु वर्ग में कितने हैं, 0 से 14 वर्ष, फिर युवा वर्ग में कितने यानी वयस्क आयु वर्ग में कितने, आपने कहा 15 वर्ष से लेकर 59 साल तक वाले इस वर्ग में शामिल है, और 60 से प्लस वालों को हमने वृद्धा अवस्था वर्ग में शामिल किया था। अगर मैं आपसे सवाल करूं किसी भी प्रदेश का कौन सा वर्ग जो है वो व्यवसायिक संरचना से जुड़ा होगा यानी काम करेगा या काम से जुड़ा हुआ होगा, तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ वर्ग जो है वो आप कहेंगे कि युवा वर्ग जो है वो किसी भी प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या होती है या व्यवसायिक कार्यों से जुड़ेगा। तो अपन ये कह दें किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें व्यवसायिक कार्यों में कितने लोग जुड़े हैं वो सारे उसके व्यवसायिक संरचना वाले ढांचे में अपन शामिल करेंगे। या ये कहें व्यवसायिक कार्यों में केवल किसी भी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या शामिल होती है। फिर बताइए कार्यशील जनसंख्या में कितनी आयु वर्ग को अपन शामिल करेंगे, तो 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु वाले जनसंख्या इसमें शामिल करेंगे। कौन कौन से काम किसी भी प्रदेश की जनसंख्या करती है जो उस प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या होती है। तो अपने अपनी बौद्धिक स्तर के आधार पर जो किसी भी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या वो अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी हो सकती है और व्यवसायिक संरचना पर अपन थोड़ा सा फोकस कर लें। कार्यशील जनसंख्या में वो जनसंख्या जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, और प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं ये अपने कई बार देख चुके हैं, जो सीधे प्रकृति से संबंधित है, नेचर से संबंधित है, जिनका जुड़ाव प्रत्यक्ष रूप से किसके साथ है, प्रकृति के साथ है। इसके अंदर अपन कृषि लेंगे, वानिकी लेंगे, मत्स्यन, खनन और पशुपालन है, यानी प्रत्यक्ष रूप से ये प्रकृति से संबंधित व्यवसाय है। तो किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों से संलग्न भी हो सकती है। अगर इस प्राथमिक परिस्थितियों में थोड़ा सा बदलाव कर दें उद्योगों में ले जाकर, यानी विनिर्माण के जो कार्य हैं, तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या जब विनिर्माण के कार्यों में शामिल हो जाती है वो द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होती है। जबकि जितने भी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, व्यापार है, परिवहन मान लो, संचार मान लो, या अन्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो तृतीयक व्यवसायों में शामिल करते हैं। और चतुर्थक व्यवसायों में आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, रिसर्च जो है, अनुसंधान जो है, वैचारिक विकास की जो परिस्थितियां हैं यानी शोध वाली परिस्थितियां हैं, वो सब व्यवसाय जो है वो चतुर्थक व्यवसाय में आते हैं। तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या जो है वो इन व्यवसायों से संलग्न हो सकती है, या वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो सकती है, या द्वितीयक व्यवसाय से, या तृतीयक, या चतुर्थक से। हमें यहाँ इतना ध्यान रखना है कि कौन सा जो कार्य है वो कौन से व्यवसाय में आता है। तो कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, पशुपालन ये सब शामिल है प्राथमिक व्यवसाय में। विनिर्माण से संबंधित परिस्थितियां द्वितीयक व्यवसाय में। जितने भी सर्विसेज हैं, परिवहन, संचार, सेवाएं या फिर व्यापार है, उसको अपन तृतीयक व्यवसाय में पढ़ेंगे। और चतुर्थक व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और वैचारिक विकास कार्यों में जो जुड़े लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो किसी भी प्रदेश की आयु संरचना जिसमें कार्यशील जनसंख्या शामिल है वो इस तरह से विभक्त मानी जा सकती है। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न। हमारे पास परिस्थितियां प्रतिकूल है, साधन का भी अभाव है, यह कहें श्रेष्ठ साधनों का अभाव है, फिर भी हम लड़ेंगे, फिर भी हम जीतेंगे। आपका साथ श्रेष्ठ है क्योंकि हमारे लिए ऊर्जा केवल आपका साथ है, और जब तक इन बच्चों का साथ रहेगा तब तक मेहनत करने का मज़ा है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़िए और इस मुहिम को आगे से आगे तक बढ़ाइए जब तक परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। अब इन्हीं सीमित संसाधनों के माध्यम से अध्ययन करेंगे और उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये फ़ायदा पहुंचा सकें, आपके भविष्य की जो नींव है उसको मजबूत बना सकें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।